ग्वालियर ब्रेकिंग की खास पेशकश संघर्ष से शिखर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ जो महिला पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने एमपीपीएससी परीक्षा में हैट्रिक मारी है। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बार उन्होंने परीक्षा में सफलता हासिल की है। ये बहुत बड़ी बात है और एमपीपीएससी मेंस परीक्षा की वे टॉपर भी रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनकी पोस्टिंग सिंगरौली में थी तो कोविड के दौरान उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उन्हें लेडी सिंघम की उपाधि भी मिली। हम बात कर रहे हैं एसडीओपी बेहट श्रीमती आकांक्षा जैन की, जो कि आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी सफलता उन्हें कैसे मिली और इस सफलता के मार्ग में उन्हें क्या क्या बाधाएँ आईं और उनको पार करके उन्होंने कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्वालियर। थैंक यू ग्वालियर ब्रेकिंग न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं ताकि उसका और लोगों को लाभ मिले। आकांक्षा जी, मैं सबसे पहला सवाल मैं आपको ले चलूँगा सागर का बंडा जो डिस्ट्रिक्ट है या तहसील है जहां आपका जन्म हुआ। अभी तो आप मेधावी छात्रा, मुझे समझ में आता है। बचपन से आपका कैसा रहा? पिताजी शिक्षक थे तो परिवार में क्या शिक्षक जैसा ही माहौल था, दिन भर डांट या कैसा आपका माहौल रहता था? और प्राथमिक शिक्षा आपकी कैसी रही? शुरुआत में मैं उतनी मेधावी नहीं थी। 7th 8th तक मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट थी। मेरे 65 मतलब हर साल मेरे एवरेज 65, 66, 67 मतलब इतने ही परसेंट मेरे बनते थे। और फिर से बोलूँगा इसको, मेरे 65, 66, 67% एवरेज आते थे। फिर उसके बाद 8th से जो है मेरा कैरियर थोड़ा सा सही दिशा में गया और 8th से मैंने थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो मेरे फिर 8th से 95% मेरे बने थे। उसके बाद तो फिर मैं पढ़ती चली गई और फिर मैंने 10th में भी मेरे 92% थे। फिर मेरे 12th में 94% थे। तो फिर मेरा जो है कैरियर दिशा में बढ़ता गया। और चूँकि मेरे फादर जब मैं छोटी थी तब से ही टीचर नहीं थे, वो उनकी जो शिक्षक बने थे वो 2012 में बने थे। तो तब तक मैं 12th कर चुकी थी। लेकिन चूँकि मेरे फादर की स्टेशनरी की शॉप थी, तो स्टेशनरी की शॉप थी तो मैं भी अपने पापा की हेल्प करने के लिए शुरुआत से ही अपनी शॉप पे बैठती थी और काफ़ी बुक्स पढ़ती रहती थी, देखती रहती थी, सेलिंग भी करती थी, कॉपी किताबें। तो इसलिए मेरा जो है बुक से प्यार शुरू से ही था। तो डेफिनेटली मेरे परिवार की इसमें काफ़ी भूमिका रही है कि उन्होंने मुझे एक ऐसा परिवेश दिया जिसकी वजह से मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी सहज होती गईं। और मेरे फादर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। उस समय उन्होंने मतलब अपने समय में भी एमए किया है तो उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला और उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित किया। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि कम में संतुष्ट हो जाओ। उन्होंने हमेशा ये बोला कि जब आप में क्षमता है तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हो, बड़ा ही लक्ष्य रखो। तो इसलिए मैं अपने फादर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बेहतर दिशा दी। मैम, बचपन से ही आपका जो मुझे जानकारी है, आप चाहती थी कि आप शासकीय सेवा में जाएं। तो शासकीय सेवा में रुझान क्यों था आपका? इसलिए कि शासकीय सेवा में कहते हैं कि आराम की नौकरी होती है और सिक्योरिटी रहती है। प्राइवेट में तो क्या है, कितनी भी बड़ी पोस्ट मिल जाए कभी भी हटा सकते हैं। तो यही एक वजह थी या कोई और वजह थी? चूँकि जो मेरे घर का परिवेश ही ऐसा था कि चूँकि जब मैंने अपने कैरियर ऑप्शन को देखा तो मेरे फादर टीचर थे, गवर्नमेंट जॉब में ही थे वो। और मेरे जो बड़े पापा हैं वो भी रूरल बैंक में वो थे, बैंक मैनेजर थे। तो मेरा कभी भी प्राइवेट सेक्टर की ओर रुझान नहीं गया। और मेरे पापा का जो फ्रेंड सर्कल था, जैसे टीआई थे, मेरे पापा के दोस्त वकील थे और भी ऐसे जो गवर्नमेंट उसमें प्रोफेसर वगैरह थे। तो इसलिए मेरा भी रुझान गवर्नमेंट सेक्टर में ही गया। और जहाँ से हम आते हैं, जैसे कि मैं बंडा से हूँ, बंडा एक तहसील है, वहाँ पे उस समय जब मैं तैयारी कर रही थी तब इंजीनियरिंग और इन सब का इतना स्कोप नहीं था कि हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करें या फिर हम बेंगलोर, हैदराबाद ऐसी जगहों पे जाएं।
उस समय हमारा दायरा काफ़ी सीमित होता था, तो मेरे लिए उस समय जो सहज था, मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब मतलब इजी थी। और गवर्नमेंट जॉब में चूँकि मुझे माहौल मिला, तो इसलिए मेरा रुझान भी इसी तरफ गया। और अगर मैं आपसे कहूँ कि गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस में तो 24/7 ही काम है। और बाकी अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सेक्टर है, वो प्राइवेट सेक्टर को कड़ी टक्कर दे रहा है, ना सिर्फ काम में बल्कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रिएटिविटी है, उन सभी में। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं है, यहाँ काम है। काम के साथ साथ काफ़ी सारे स्कोप हैं आपको दूसरों की मदद करने के लिए। जब आपने 12th किया, फिर आपको लगा कि आपको कांस्टेबल की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन आपके पिताजी ने आपसे कहा कि तुम इतनी छोटी तैयारी क्यों कर रहे हो, आपको बड़ी किसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो आपका उस समय कॉन्फिडेंस कम था, क्योंकि परसेंटेज आपके भले ही अच्छे आए थे, लेकिन कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम आपका हो गया था, कि इस वजह से आपने डिसाइड किया कि मुझे कांस्टेबल की तैयारी करनी चाहिए। फिर आपके पिता ने आपको मोटिवेट किया, तो क्या वजह रही थी मैम? ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर कांस्टेबल ही बनना चाहती थी। उस समय चूँकि मेरे पास गाइडेंस की कमी थी, तो मैंने ऐसा सोचा था कि जो भी जॉब, मुझे सब जॉब के फॉर्म भरने हैं, जो भी जॉब मेरे लिए लगती है। तो उस समय मैंने ऐसी जॉब, मतलब मैंने सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म डाला था, लेबर इंस्पेक्टर का फॉर्म डाला था, महिला बाल विकास अधिकारी का फॉर्म डाला था, तो जेल प्रहरी का भी डाला था। मतलब कि मैं ये चाहती थी कि मेरी कोई ना कोई एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ना सिर्फ पुलिसिंग बल्कि कोई, मतलब किसी भी फील्ड में कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, अतिथि शिक्षक लग जाए, कोई भी। तो ये मैंने सोचा था। कॉन्फिडेंस डेफिनेटली कम था, क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ से उस समय तक MPPSC से किसी का सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, और MPPSC लोग जानते भी नहीं थे। तो डेफिनेटली मैं कहाँ से जानूँगी। लेकिन जब फिर मैं सागर गई, तो फिर थोड़ा सा मैं लोगों से मिली, लोगों को जब मैंने देखा, और डेफिनेटली मेरे फादर ने भी मुझे समझाया। उनकी तो फादर की तो भूमिका है ही। साथ ही साथ जब मेरा थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ, मैं सागर गई, लोगों को देखा सागर में। जब मैं 1-2 कोचिंग सेंटर गई, वहाँ पर फिर मेरे थोड़े चक्षु खुले, और वहाँ मैंने देखा कि ज़िंदगी तो अभी कितनी आगे है। लोग UPSC की तैयारी करते हैं, MPPSC की तैयारी करते हैं, और पहले मुझे ऐसा लगता था कि सागर से सिलेक्शन होते नहीं है। ये मेरी गलत धारणा थी। मुझे लगता था MPPSC बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ से कैसे हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन जब 2014 या शायद मुझे याद आ रहा है 2012-13 का रिज़ल्ट आया था, तब मैं उस समय सागर में ही थी, और सागर से ही कई सारे बच्चों का, लगभग 15-20 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर तभी से मेरी ज़िंदगी ने एक दिशा पकड़ी, और आज मैं आपके सामने हूँ। पहली बार में ही आपने MPPSC क्रैक कर ली थी। आपके दिमाग में पहले से ही था कि आपको पुलिस में ही जाना है और फील्ड में जाकर लोगों की मदद करनी है? मेरी एक्साइज सब इंस्पेक्टर की जब 2015 में PSC से जॉब लगी थी, तब मैंने वो जॉब ज्वाइन की थी। मैंने उसमें 3 महीने काम भी किया था, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे सिर्फ पर्टिकुलर पुलिस में ही आना था। मुझे ऐसा था, हायर रैंक जो है MPPSC में, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, DSP हो, ऐसे हायर रैंक पे जाना था। तो मैंने एक्साइज सब इंस्पेक्टर का भी उस समय काम किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं देखूं कि हर क्षेत्र में क्या क्या काम होता है, किसी भी जॉब के क्या प्रोस कॉन्स होते हैं। तो इसलिए मैंने 3 महीने वहाँ काम किया, वहाँ भी मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मेरी DSP में ज्वाइनिंग आ गई, तो फिर मैंने उसके बाद ये ज्वाइन किया। बात करेंगे आकांक्षा जी तैयारियों की। जब आपने तीनों बार सफलता हासिल की है, तो निश्चित ही तैयारियां भी बहुत ही अच्छे लेवल की आपने की होगी। तो दर्शकों को ज़रा बताइए कि आपने किस तरह से तैयारी की, कोचिंग्स का कितना सपोर्ट रहा, बुक्स वगैरह आपने किस तरह से पढ़ी, और रूटीन क्या रहता था, कितने घंटे आप पढ़ती थी? जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो फॉर्चुनेटली मेरा तीनों बार सिलेक्शन हो गया। आमतौर पे लोगों का एक पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस मामले में मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने सर शैलेंद्र तिवारी सर का, जिन्होंने मंत्रा कोचिंग में मुझे पढ़ाया सागर में। तो
तो उनका काफ़ी योगदान है, क्योंकि जैसा आपने कहा था शुरुआत में कि मेरे अंदर शुरुआत में थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जो भरा वो मेरे सर ने भरा। और पहले ही जब मैंने मेंस दिया तब काफ़ी कम टाइम था, 45 डेज़ का टाइम था, तो तब भी उन्होंने कहा कि 45 डेज़ में भी हो सकता है, मतलब एक जो पॉजिटिविटी है वो मेरे अंदर आई। तो सागर में उस समय हाल ही में सिलेबस भी चेंज हुआ था, बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी, लेकिन सर ने जो कोचिंग में नोट्स से पढ़ाया, और जो मैं इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज़ की भूमिका, तो मेरे सर ने बस इतना बोला कि तुम अगर 45 दिन में 40 टेस्ट लगा दोगी तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, नो इफ बट, मैंने सीधे टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जो सर मुझे टास्क देते थे उसको मैं कंप्लीट करती थी, तो उससे काफ़ी मुझे मदद मिली। इसके साथ साथ बुक्स की भी अपनी भूमिका है, लेकिन मैंने जो गलतियाँ की कि मैंने जिसने भी मुझे जो बुक बता दी वो बुक ख़रीद ली, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे जो रूम में इतनी बुक्स हैं, उन बुक्स में से 80% बुक्स को मैंने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, वो सिर्फ रखी ही रह गई। तो इसलिए मैं थोड़ा स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि सब कुछ नहीं पढ़ें, बल्कि जो ज़रूरी है उसको पढ़ें, सिलेक्टिव पढ़ें, अच्छा मटेरियल पढ़ें, और ख़ुद के नोट्स अगर आप बना सकें तो बनाइए, वरना जो अच्छी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल उनसे भी आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, सिनॉप्सिस बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप बात करें कि मेरा शेड्यूल क्या था, तो देखिए हर स्टूडेंट्स का शेड्यूल अलग रहता है। जैसे कि मैं अर्ली राइज़र थी, मैं कभी भी लेट, जैसे कई सारे बच्चे 2-2 3-3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, फिर 8-9-10 बजे तक उठते हैं, तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं हमेशा 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सो जाती थी, और सुबह मेरा 4-5 बजे उठना फिक्स रहता था। 4 बजे उठ गई, फिर 2 घंटे पढ़ लिया, फिर थोड़ा सो गई, नैप ले लिया। तो मेरा ये था कि जब मेरा दिमाग थक जाता था तो मैं उसको थोड़ा सा रेस्ट दे के फिर से उसको रिवाइव करती थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा भी ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। मतलब कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किसी टॉपर्स के शेड्यूल को फॉलो करना है। आप अपना खुद शेड्यूल बनाइए, और उसके अकॉर्डिंग आपको जैसा ठीक लगता है अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से उसको आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन एमपीपीएससी की तैयारी में मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी, कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या 2 से 3 घंटे पढ़ने में सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोल देती हूँ कभी भी नहीं होगा 2 से 3 घंटे पढ़ने में। आप ये सोचिए कि जब हम 7th 8th में पढ़ते थे, 9th 10th में पढ़ते थे, तब भी हम 2-3 घंटे पढ़ लेते थे अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो ये तो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला है, इसमें कैसे आपका 2 से 3 घंटे में होगा। इसके लिए कम से कम आपको रोज़ 6 से 7 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 घंटे की रेगुलर स्टडी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जब आपका डीएसपी में चयन हुआ उसके बाद एक लंबी ट्रेनिंग होती है, 18 महीने की लगभग जो होती है ट्रेनिंग, तब उस समय आपका वेट बहुत ज़्यादा था और आपको ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी थी। तो वो आपने टाइम जो था कैसे मैनेज किया, वेट को कम किया, या क्या क्या मुश्किलात आई उस समय ट्रेनिंग में आपको? एक्चुअली क्या था कि जब तक मैं तैयारी कर रही थी 2017 तक, तब तक तो मेरा वेट काफ़ी कम था, 53, 54 था, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ाई सिलेक्शन हो गया, तब थोड़ा मैं कंफर्ट जोन में आ गई। फिर मैंने थोड़ा पढ़ना, स्ट्रेस लेना बंद कर दिया, और फिर मेरा वेट गेन अचानक से होने लग गया। उस समय मेरा 62, 63, 64 शायद इतना तक पहुंच गया था। तो और उस समय मतलब ये था कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड है पुलिस की, डीएसपी की हो चाहे सब इंस्पेक्टर की हो। आपको 20 घंटे में से आपको कम से कम 7 से 8 घंटे फिज़िकल एक्टिविटी कराई जाती है। तो शुरुआत में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और चूँकि उस समय मेरी एज बहुत कम थी, मुझे इतना किसी ने गाइडेंस भी नहीं दिया। तो मुझे ऐसा था कि मैं काफ़ी ड्राई फ्रूट खाती रहती थी ट्रेनिंग के टाइम। मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा खाती पीती रहूँगी तो मेरी ये ट्रेनिंग सर्वाइव हो जाएगी, लेकिन उससे मेरा और वेट गेन होने लग गया। लेकिन फिर मैंने उसको काफ़ी सारे जो हमारे मेंटर्स होते थे उस समय, तो वो हम लोग को समझाते थे कि अगर आपका वेट कम रहेगा तो आप फ्लेक्सिबल रहोगे,
और आप में स्फूर्ति रहेगी और आप अच्छे से काम कर सकोगे। तो फिर मैंने इसको एक मिशन मोड में काम करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि अब मेरे ट्रेनिंग तो मुझे करनी है, तो इससे अच्छा मैं थोड़ा वेट कम करके ही वो कर लूँ। तो फिर मैंने उस समय अपने फ्रेंड से चर्चा करके डाइट प्लान किया और मैंने उस समय अपना फिर काफ़ी वेट कम कर लिया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं काफ़ी लेज़ी थी उस समय। लेज़ी मतलब ऐसा कि चूँकि मैं 20-21 साल तक सिर्फ पढ़ाई करी, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। तो उस समय मुझे ऐसा बहुत अजीब लगता था, सारी चीज़ें पुशअप, सिटअप और दीवार चढ़ना, रस्सा चढ़ना, काफ़ी मेरे लिए सब कुछ एक डिफरेंट ही एक एटमॉस्फेयर था। तो उसको मैंने थोड़ा सा टैकल किया और मैंने फिर चीज़ों को समझा कि ये क्यों ज़रूरी है। मेरे जो उस्ताद होते थे वो भी समझाते थे कि आप लोग जिम में कितने पैसे दे के जाते हो वेट कम करने के लिए, यहाँ आपको मतलब फ्री में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि आप हमेशा फिट रहें, तो आप क्यों उसका यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने उस टाइम का यूटिलाइज़ किया और वेट कम किया और मैं खुद अपने आप से हैरान हूँ। लोगों ने भी मतलब मुझे काफ़ी मेरे अंदर ड्रास्टिक चेंज देखा। उन्होंने देखा कि आप मतलब एक लड़की जो पहले मतलब मैं मक्कारी करती थी, लोग बोलते थे सर हमारे जो उस्ताद होते थे वो बोलते थे कि दौड़ो, तो मैं ऐसे धीरे धीरे वो करती थी। मतलब मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन फिर मैंने इतनी अपने आप में चेंज किया इतना, तो फिर मैं रनिंग में मतलब टॉप 3 में आने लग गई। मतलब मैंने अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट किया, हर फिज़िकल एक्टिविटी करने लगी, सारा ही मतलब मेरा जीवन बदल गया। तो इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी MPPA की ट्रेनिंग को और हमारे सारे उस्ताद को और मेरे फ्रेंड्स को जिन्होंने ट्रेनिंग में मेरा साथ दिया। जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई सिंगरौली में, उस समय कोविड टाइम भी चल रहा था। कोविड टाइम में आपने बहुत अच्छा वहाँ पर मेहनत की, काफ़ी अच्छा काम भी किया और लोगों ने आपको लेडी सिंघम की उपाधि भी वहाँ पर दे दी। तो वो क्या ऐसे काम थे जो आपने वहाँ पर किए कि आपको लोगों ने सिंघम कहना शुरू कर दिया? क्या लोगों की पिटाई वगैरह भी लगाते थे आप वहाँ? ऐसा नहीं है, मैंने कभी किसी को भी नहीं मारा और मैं मतलब धर्म से भी जैन हूँ, तो थोड़ा अहिंसात्मक हूँ मैं। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि आपके काम और आपके अंदर की जो शक्ति है वो आपको सिंघम बनाती है। तो मैंने ऐसा कुछ बहुत विशेष नहीं किया, लेकिन मैंने उस समय क्या था कि कोविड टाइम था, तो मैंने काफ़ी लोगों में खाना बांटा, काफ़ी लोगों की मदद की, जिन लोगों को उस समय बाहर जाना था उन लोगों की काफ़ी मदद की। इसके अलावा मैंने अपने क्षेत्र में जो मेरा थाना था, उस समय मैं थाना प्रभारी थी, तो उस समय मैंने कोयला मतलब मेरे अंडर में 3 कोल माइंस थी, जो कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी माइंस है। तो मेरे अंडर में 3 कोल माइंस थी। तो जब तक मतलब मैंने वहाँ पे कोयला चोरी को बंद कराया, अवैध माइनिंग को बंद कराया और जो अवैध क्या बोलते हैं उसको, भंगार को क्या बोलते हैं, हाँ अवैध जो कबाड़ी वाले होते थे उन पे मैंने कार्रवाई की। मेरे अंडर में काफ़ी जंगल थे तो उनमें भी मैंने, और जो काफ़ी बाइक सा चोरी होती थी, मतलब मैंने सारे ही क्षेत्र में काफ़ी काम किया। CCTNS में हमारे जो सर थे, SP सर थे तुषारकांत विद्यार्थी सर, उन्होंने मतलब टारगेट दिया था कि जो कोई भी थाना उस समय CCTNS में टॉप करेगा उसको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मैंने इसको एक मिशन मोड में ले लिया कि हाँ मतलब मैं ही इसको वो करूँगी, क्योंकि मेरे पास 3 महीने थे, मुझे अपनी काबिलियत प्रूव करनी थी। तो मैंने मतलब अपनी टीम को मोटिवेट करके खुद भी दिन रात लगी रही। तो मैं लगातार 3 महीने सस्टेन तरीके से मैंने उसको CCTNS में अपनी पहली रैंकिंग बरकरार रखी 3 महीने। और मेरा छोटा थाना था तो मैंने ऐसा सोचा कि मेरे पास जितना भी काम आएगा उसको मैं करूँगी। तो मेरे पास जो आते गए उन सबको मैंने उन सब का काम किया। इसके अलावा समाज के लोगों से मैंने अच्छा व्यवहार रखा, पत्रकार बंधुओं से अच्छा व्यवहार रखा, तो काफ़ी मुझे एक्सपोजर मिला। और जो भी जनता की समस्या थी उसको मैंने खुद सुना। मतलब मैंने उस समय 18 घंटे तक सिर्फ अपने थाने पे टाइम दिया था। तो मैंने बस अपना काम किया, कुछ बहुत स्पेशल नहीं किया। अब हाँ, एक अच्छे करियर के बाद एक ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है, वो आता है मैम विवाह का।
जब लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो अक्सर देखने में आता है कि वो अपना जीवन साथी खुद ही चुन लेते हैं, माता पिता से नहीं कहते हैं वो लोग। आपके केस में मैम क्या हुआ है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज? और देखने में आता है कि अक्सर जोक भी कई सारे बनते हैं कि पति पत्नियों से डरते हैं। तो आप तो पुलिस में हैं, तो आपके यहाँ घर में कैसा माहौल रहता है? क्या सर डरते हैं आपसे? शादी नो डाउट एक बहुत अच्छा जीवन का पड़ाव है। मेरी शादी 25 अप्रैल 2021 को हुई थी। मेरे हस्बैंड MBBS डॉक्टर हैं और भिंड में है वो। तो हम लोग की शादी अरेंज मैरिज है और मेरे फादर ने सेलेक्ट किया था। तो मैं काफ़ी खुश हूँ अपने फादर की चॉइस से। और मैं एक्चुअली मेरे ओपिनियन इसमें थोड़े से अलग है। मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ भी गलत नहीं है, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, बस उसमें आपके फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए और हर चीज़ थोड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चूँकि गवर्नमेंट जॉब में हैं और तो हम कुछ भी अपने मन से डिसीजन ले लें, ऐसा नहीं। जॉब तो आपका एक पार्ट है, लेकिन आपकी लाइफ आपके पेरेंट्स से भी जुड़ी हुई होती है, तो उसमें आप अपनी फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। और अगर आपकी फैमिली आपकी शादी में साथ देती है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है जीवन में, उतार चढ़ाव में। कभी अगर हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होता है तो उसमें तो ये है। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। और ये आपकी एक सोच पे भी डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ों को कैसे लेते हैं। और नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझसे डरते हैं या मैं उनसे डरती हूँ। हमारे बीच काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो भी पेशे से डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट जॉब में ही हैं। तो हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हम दोनों एक दूसरे की जॉब में भी काफ़ी मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ थी बेहट STOP श्रीमती आकांक्षा जैन जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई सारे किस्से हमारे साथ शेयर किए। उन्होंने बताया उनका फंडा सबसे पहला ये रहा है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो वो सुबह जल्दी उठने की उनकी आदत है, जल्दी वो पढ़ाई करती थी, जिससे उन्होंने MP PSC और अन्य कई सारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की और आज वे एक महत्वपूर्ण पद पर ग्वालियर में काम कर रही हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए अधिकारी के साथ। तब तक के लिए मैं गौरव आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।